कक्षा 11वीं केमिस्ट्री चैप्टर 8 कार्बनिक रसायन और कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, ये पाठ का नाम है। इसमें जो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, उन प्रश्नों को देखते हैं। इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, इन्हीं को तैयार करना है। तो चलिए, सही विकल्प वाला प्रश्न है, एल्काइन का सूत्र है। तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़े हो ना? तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसके देखिए, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें होता है, जो इसमें ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से क्या है? कोल्टार। और दूसरा क्या कहला गया? पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म, इस तरह के होते हैं कार्बनिक यौगिकों के स्रोत। फिर एल्कोहल का सूत्र, तो ये होता है CnH2n+OH, जिसके साथ OH जुड़ा हो वो सामान्यतः क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर कीरेल अणु कहते हैं, तो जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाता है। माने यदि सामने जैसे मेरा ये हाथ है और ये हाथ है, आपस में मिलाऊं तो ये मिल जाएं, माने अध्यारोपित हो गए। तो ऐसे ही अणु जो अपने दर्पण में दर्पण के प्रतिबिंब में क्या हो जाते हैं? अध्यारोपित मिल हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कीरेल अणु कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, Cl, CH2, CH2, COH की संरचना वाले यौगिक का नाम देखिए। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए, इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा देखना। सबसे पहले तो ये जिसमें COOH हो, वो होता है अम्ल। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसके कार्बन को गिनोगे आप, तो यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 3। तो ये 3 लिखा है। फिर यहाँ पर Cl जुड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोरो। और 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेन। और जब अम्ल लगा हो तो प्रोपेनॉइक होता है, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरोप्रोपेनॉइक अम्ल। इस तरह से यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आइसोब्यूटिल क्लोराइड की संरचना। तो यहाँ पर ब्यूटिल मतलब कितने कार्बन? 4। तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटिल बन गया। और ये Cl जो है यहाँ नीचे जुड़ेगा, श्रृंखला में बीच में जुड़ा है, तो आइसोब्यूटिल हो गया। तो इसी तरह से इसका नाम हो गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब CnH2n सामान्य सूत्र है किसका? हाँ, एल्कीन्स का होता है। फिर देखिए, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा गैस उत्पन्न होती है, तो ये गैस कौन सी होती है? एसीटिलीन। फिर त्रिविम में समावयवी भिन्न होते हैं विन्यास के कारण। इस तरह से ये 1 अंक वाले प्रश्न हैं। तो चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 2 पदार्थों को पृथक करने के प्रभाजी क्रिस्टलन, कौन सी विधि है? प्रभाजी क्रिस्टलन खाली स्थान के अंतर पर निर्भर करती है। तो ये विलायक भी लिख सकते हो, या घुलनशीलता के अंतर पर निर्भर करती, कौन जल्दी घुलता है कौन बाद में घुलता है, उसके हिसाब से प्रभाजी क्रिस्टलन किया जाता है। इसके बाद देखो, मार्स गैस का मुख्यतः गैस होती है, तो मार्स गैस या दलदली गैस क्या कहलाती है? मेथेन। फिर है, जेलडाल विधि का प्रयोग खाली स्थान तत्व के आकलन में होता है, तो इससे किसका पता लगाते हैं? नाइट्रोजन का। फिर है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिश्रण का पृथक्करण खाली स्थान से होता है, तो ये भाप आसवन से होता है। भाप आसवन का मतलब ये है कि इस द्रव को गर्म करो, उसकी भाप को इकट्ठा करो, लेकिन इनकी भाप अलग अलग ताप पर बनती है। मान लो ये 300 डिग्री सेल्सियस में बनता है, ये 320 डिग्री सेल्सियस में है। तो जब 300 में करेंगे तो इसकी भाप को इकट्ठा कर लेंगे, 320 में करेंगे तो इसकी भाप इकट्ठा हो जाएगी। इस तरह से इसको भाप आसवन विधि से अलग करते हैं। फिर है, ग्लीसरीन क्वथनांक पर वियोजन होता है, तो यह शुद्धिकरण निम्न दाब आसवन से होता है। तो ग्लीसरीन का जो वियोजन है उसके शुद्धिकरण किस विधि से होता है? निम्न दाब आसवन विधि। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर जिनका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में हो सकता है। पहला प्रश्न देखते हैं, केमेनोफोर और KOH का मिश्रण कहलाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? बेयर अभिकर्मक। ठीक। फिर है, सिरका का IUPAC नाम है एथोनाइक अम्ल,
ये CH3COOH ये सूत्र होता है सिरका का, इसका नाम क्या होता है? एथेनाइक अम्ल। फिर अन्य अल्कोहल का IUPAC नाम है, तो ये होता है एथेनॉल, C2H5OH इसको बोलते हैं। ये अन्य इसको अल्कोहल इसलिए बोलते हैं कि जनरली ये अनाजों के सड़ाने से प्राप्त होता है। फिर है ये कैल्शियम सल्फेट युक्त मिश्रण में कपूर को अलग करना किया जाता है। तो जानते होंगे कि कपूर में कौन सी विधि होती है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वो विधि होती है जिसमें किसी चीज़ को गर्म करो तो वो पिघलती नहीं, सीधे क्या बन जाती है? भाप बन जाती है। फिर है नेप्थलीन का शुद्धिकरण होता है, तो ये भी किससे होता है? ऊर्ध्वपातन से। ऊर्ध्वपातन का मतलब समझ रहे हो? जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे किस में बदल जाए? गैस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। कालम क्रोमैटोग्राफी द्वारा शुद्धिकरण होता है, अलग अलग अवशोषण के अनुसार होता है। फिर है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है, तो ये किस क्रिया से होता है? प्रभाजी आसवन से होता है। यहाँ एथेनॉइक अम्ल ये C2H5 होता है, ये तो मेथेनाइक लिख गया था, C2H5COOH ये एथेनॉइक अम्ल होता है, इसी को सिरका बोलते हैं। नहीं नहीं, ठीक था, ये CH3 ही है। क्या है? CH3COOH, दो कार्बन है ना, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? एथेन। तो एथेनाइक फिर से मैं लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो गया। CH3COH इसका नाम एसिटिक अम्ल भी है, इसका नाम सिरका भी है, इसका नाम एथेनॉइक अम्ल भी है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न अक्सर आता है, निम्नलिखित मिश्रणों को शुद्ध करने की विधि का नाम लिखिए। यदि आपके पास अशुद्ध नैप्थलीन है, तो ये किस विधि से होगा? ऊर्ध्वपातन विधि से, क्योंकि नैप्थलीन कपूर के जैसे ठोस से किस में बदल जाता है? गैस में, फिर उसकी गैस को इकट्ठा कर लिया जाता है। यदि दो वाष्पशील द्रव हैं जिनकी भाप बन सकती है और आपस में मिले हुए हैं और उनको हमको अलग अलग करना है, जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर पानी है, ठीक है, और इसके ऊपर मिट्टी का तेल भर दिए, अब मुझे मिट्टी का तेल अलग करना है ना? तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन ये तरीका भी है कि इसको गर्म करो तो भाप बनेगी, तो पहले किसकी भाप बनेगी? मिट्टी के तेल की। उसकी भाप को इकट्ठा करोगे तो नीचे क्या बच जाएगा? पानी। इस तरह से ये कौन सा आसवन कहला गया? प्रभाजी आसवन। ठीक है। फिर आयोडीन, वैसे इसको तो निथार भी सकते हो, दूसरी विधि कीप विधि भी होती है। फिर है दो वाष्पशील, ये आयोडीन से NaCl अलग करना है। तो यहाँ पर जो आयोडीन है ये भी किस में बदल जाता है? गैस में। तो कौन सी विधि कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन। फिर बेंजीन और टाल्यून को अलग करना है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रभाजी आसवन। यदि हम किसी बर्तन में बेंजीन और टाल्यून घोल करके भर दिए हैं, अब मुझे अलग करना है, आपस में घुल गया है, तो क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। तो मान लो बेंजीन जो है 300 डिग्री सेल्सियस पर निकलती है, तो इसका भाप इकट्ठा कर दिए, तो बेंजीन अलग हो गई, टाल्यून इसमें बचा रहा जाएगा। इस तरह से प्रभाजी आसवन से हम इसको अलग कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो देखिए, सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों व यौगिक दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है मूलक और दूसरा क्या होता है? क्रियात्मक समूह। तो क्या है क्रियात्मक समूह? देखते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, ये है मेथेनॉल CH3OH, तो ये वाला भाग मूलक कहलाएगा और ये वाला भाग क्रियात्मक समूह, माने ये OH जो है क्रियात्मक समूह। और दूसरे उदाहरण दे सकते हो, जैसे RCOOH है, तो इसमें COH क्या कहलाया? क्रियात्मक समूह, और R क्या कहला गया? मूलक। माने उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण इस समूह से होगा। ठीक है, किस तरह से रासायनिक क्रिया करेगा इस समूह से होता है, तो उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो देखिए, सारे एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन हैं जो आपकी किताब में है। तो चलिए इसमें देखते हैं जो प्रश्न 3 या 4 अंक में आ सकते हैं। ये प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही अभिकर्मक में अंतर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। यह इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, यह इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी? कम,
और नाभिक स्नेही में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी? अधिक। ठीक है। फिर देखिए, सामान्यतः संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। ठीक है। सामान्यतः संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं तो वो क्या कहलाता है? नाभिक स्नेही कहलाएगा। ठीक है। ये किस तरह के होते हैं? ये धन विद्युतीय आयन होते हैं। और ये किस तरह से होते हैं? ऋण विद्युतीय आयन होते हैं। उदासीन अणु जिनके अष्टक अपूर्ण होते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं। तो कोई भी अणु जिनका अष्टक अपूर्ण हो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, माने ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करने का काम करते हैं? ग्रहण करने का, है ना? ये इलेक्ट्रॉनों को देने का काम करते हैं। ये दाता है और ये ग्राही है। ये लुईस अम्ल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। ये क्या होते हैं? लुईस क्षार होते हैं। ये अणु उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यूनतम होता है। ये अणु उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम होता है। इस तरह से अंतर। हाँ जी। अब इसमें देखना ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या कारण है कि कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है? इतना बनाता है कि केमिस्ट्री वालों को एक ठो किताबें अलग कर दी गई है, भागे अलग कर दिया है। कार्बनिक केमिस्ट्री, तुम कार्बन है कार्बन के बारे में पढ़ो। एक साइड कार्बनिक केमिस्ट्री है, एक साइड जो है कार्बनिक में सारा कुछ है। अकेला कार्बन सब पर भारी होता है। ये बहुत सारा यौगिक क्यों बनाता है? दूसरा है ये, कार्बन की अद्वितीय प्रकृति क्या है? ये सारे तत्वों से थोड़ा सा भिन्न होता है, इसकी अद्वितीय प्रकृति क्यों है ना? इससे तो देखो, इसमें कार्बनिक यौगिकों में अधिकता पाए जाने के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला होता है ये क्या? श्रृंखलन। तो परीक्षा में अलग से भी पूछ देता है 1-2 नंबर में कि श्रृंखलन किसे कहते हैं। और मैं कई बार बोलता हूं कि जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उन्हीं से तो छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए अलग से भी पूछा जाए तो आपको यही लिखना है। तो किसी तत्व के दो या दो से अधिक परमाणुओं का सहसंयोजक बंध द्वारा श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन परमाणु में यह श्रृंखलन की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे देखो, ये कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है। इस तरह से कार्बन कार्बन ही अपने साथियों के साथ जुड़ता जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एक श्रृंखला बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे कि कोई तत्व जो है आपस में ही सहसंयोजी बंध बना करके जुड़ता जाता है। ठीक है। अधिक संख्या में जुड़ सकता है। तो इसे हम, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। फिर देखो, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य प्रबल बंध। अब कार्बन का परमाणु का आकार छोटा होता है। कार्बन परमाणु में अर्धपूर्ण कक्षक अतिव्यापन अत्यधिक सरलता से अधिक सीमा तक हो सकता है। फलस्वरूप कार्बन कार्बन के बीच बना बंध अत्यधिक दृढ़ होता है। अभी हम बोले कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से इस तरह से लगातार जुड़ सकता है। अब किसी को तोड़ना हो तो जल्दी टूटता भी नहीं है। इनके मध्य बंध कैसा होता है? प्रबल होता है। कार्बन कार्बन के मध्य बंध क्या होता है? प्रबल। और प्रबल क्यों होता है? इसका आकार छोटा होता है और इसमें जो संकरण होता है वो अतिव्यापन जो होता है काफी मिला हुआ होता है। जैसे एस वाला जब दूसरे एस से मिलेगा तो खूब सारा मिल जाएगा आपस में। जब आपस में मिलेंगे तो ये बंध कैसे बनाएंगे? प्रबल बनाएंगे। तो दो चीजें बताना है कि इसके अर्धपूर्ण कक्षक अतिव्याप्त होते हैं और दूसरा इसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। इसलिए इसका बंध क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में प्रबल होता है। फिर देख लीजिए, अब ये बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो कार्बन परमाणु अपने छोटे आकार के कारण अन्य परमाणु जैसे CHON के साथ सरलता से संयोग करके द्विबंध त्रिबंध बना सकता है। आप देखो, कार्बन के बीच में ऐसा ऐसा भी हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन से यदि जुड़ा है, कितने बंध है इसमें? एक एक। कितने हैं? एक। अब ऐसा भी जोड़ सकता है, कार्बन कार्बन जोड़ करके ये कैसा बन जाए? ये एच और एच, ये कितने बंध बन गए? दो। फिर तीन ठो बंध भी कार्बन कार्बन के बीच में होता है। ठीक है। फिर ये कार्बन को यदि हम ऑक्सीजन से जोड़ दें तो ये ओ बंध बन जाता है, माने डबल बंध से जुड़ जाता है। तो ये बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति है। बोलता है भैया बनाओ ना, एक से मैं भी बना लूंगा, दो से भी बना लूंगा, तीन से भी बना लूंगा, बंध बनाने आओ, मैं सबके लिए तैयार। इसलिए सभी लोग इसके साथ जुड़ जाते हैं तो कार्बनिक यौगिक बढ़ जाते हैं। तीसरा ये होता है कि इसमें क्या पाई जाती है? चौथा नंबर, समवायता।
तो समवयता वो होती है जब 2 या 2 से अधिक यौगिक के अणु सूत्र समान हो, लेकिन उनकी संरचना सूत्र में क्या हो? भिन्नता हो। इन्हें हम क्या कहते हैं? समवयता। ठीक है? तो इस गुण समवयता कहते हैं, यह गुण कार्बन में अधिकतम होता है। इन्हीं उपयुक्त गुणों के कारण कार्बन बहुत अधिक संख्या में बंधों का निर्माण करता है। ठीक है? यह कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। समवयता को ऐसा देख सकते हो, जैसे CH3 और यहाँ पर O और ये हो गया CH3। इसका क्या बनेगा यार? C2H6 और क्या हो गया? O। ठीक है? इसका देखो C2H5OH। इसका क्या बनेगा देखो, इसका C2H6O। इनका अणु सूत्र एक जैसे है ना, लेकिन इनकी संरचना अलग-अलग है। ये ईथर है और ये क्या है? अल्कोहल है। एक ही सूत्र से 2 तरह के यौगिक बना दिया। तो ये क्या कहलाता है? समवयता कहलाता है, जिसका अणु सूत्र समान हो, लेकिन संरचना सूत्र कैसा हो? भिन्न-भिन्न हो। ऐसे को हम क्या कहते हैं? समवयता। अब इसको आपको याद करना है, तो केवल पॉइंट-पॉइंट याद करना, फिर डिटेल। पहला क्या हो गया? श्रृंखलन। फिर कार्बन-कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है? प्रबल बंध। फिर तीसरा क्या होता है? बहुआबंध बनाने की प्रवृत्ति। फिर क्या होता है? समवयता। 4 चीज़ें याद रखना है, ऊपर-नीचे इसको आप लिख सकते हो। तो अगला देख लेते हैं, यहाँ है कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक में अंतर लिखिए। तो इसमें कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक को देखते हैं। ये कार्बन तथा कुछ अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि के संयोग से बनते हैं। माने कार्बनिक यौगिक में क्या जरूरी होता है? कार्बन, है ना? कार्बन हो और कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ये सब हो तो क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक। और ये यौगिक सभी तत्वों द्वारा बनाए जा सकते हैं। अकार्बनिक, कार्बन को छोड़ करके सभी तत्व क्या कहला गए? अकार्बनिक कहला गए। ठीक है? ये किस तरह के होते हैं? सहसंयोजी यौगिक होते हैं। ये वाले जो है वैद्युत संयोजी भी हो सकते हैं, सहसंयोजी भी हो सकते हैं, उपसहसंयोजी भी हो सकते हैं। है ना? तीनों तरह के हो सकते हैं। सहसंयोजी का मतलब होता है साझेदारी करना, साझेदारी से बंध बनते हैं। विद्युत संयोजी का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन का आदान-प्रदान होता है, माने एक प्लस वाला और एक किससे वाला? माइनस वाला। और उपसहसंयोजी तब बनता है जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया जाता है कि भैया मेरे पास है, ले ले और जुड़ जा मेरे साथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजी। इसमें एक ही देता है और दूसरा सीधे-सीधे ले लेता है, दूसरा देता नहीं है। ठीक है? गरीब लोग हैं वो। अच्छा, अब देख लेते हैं इसमें, ये वैद्युत अपघट्य नहीं होते हैं, ये वैद्युत अपघट्य हो सकते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये जल में विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलेय होते हैं। ये समवयता दर्शाते हैं, ये समवयता नहीं दर्शाते हैं। इनकी आणविक अभिक्रियाएँ जटिल होती हैं, धीमी गति से होती हैं। इनकी अभिक्रियाएँ आयनिक होती हैं तथा तीव्र गति से होती हैं। अब देखिए, ऐसे प्रश्न हैं जो 4 अंक के आ सकते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। इसमें है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। पहले तो समझो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र देखो, CH3CH CH3OH। अब यहाँ पर नाम दिया है, सूत्र आपको अपने से बनाना है और आपको ये समझना है कि प्रोपिल माने कितने कार्बन होना चाहिए? 3। ठीक है? आइसो का मतलब होता है श्रृंखला, कहीं बीच में आकर के कोई OH जुड़ा होगा श्रृंखला, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये हो गया CH, 3 कार्बन हो गए ना, तो ये हुआ प्रोपिल, श्रृंखला में जुड़ा है तो क्या हो गया? आइसोप्रोपिल। OH जुड़ा है तो क्या हो गया? अल्कोहल। अब इसका सूत्र देखो कैसे, रेखा सूत्र कैसे बनाते हैं। ये हम OH लिख दिए, जहाँ CH होगा उसके लिए हम ये बना दिए हैं, ये एक CH यहाँ जुड़े, एक CH यहाँ जुड़े, एक CH यहाँ जुड़े, ऐसा। इसमें CH लिखा नहीं जाता, चित्र बनाया जाता है। इसमें जो ये बिंदु है ना यहाँ पर, ये किसको बताएगा? किनारे किनारे पर CH3 रहते हैं और बीच में क्या रहेगा? CH2 रहेगा या CH रहेगा। समझ में आ गया? तो ना भी लिखा रहे तो भावनाओं को समझना है कि भैया यहाँ कुछ नहीं लिखा माने CH3, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा माने CH3, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा माने CH। तो 3 ठो हो गए, ये CH हो गया, यहाँ पर CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH हो गया, OH तो लिख दिया है। तो C वालों को नहीं लिखा जाता है, जो हाइड्रोकार्बन वाला मूलक होता है उसको नहीं लिखते। ठीक है? चलो अब देखो दूसरा वाला, ये बोलता है 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेनल।
तो पहले ब्यूटेनल का मतलब समझते हैं। ब्यूटेन माने कितने कार्बन? 4 और ब्यूटेन नल माने एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का सूत्र CHO होता है। तो इसमें देखो हम सब क्या लिख दिए हैं यहाँ पर? CHO माने ये नल हो गया, है ना? अब कार्बन देखो 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन हो गए, तो क्या बन गया? ब्यूटेनल। फिर बोलता है 2, 3, तो 2 नंबर में कार्बन यहाँ से गिनते हैं, गिनती देखो 1, 2, 3, 4, फिर बोलता है कि 2 और 3 में क्या जुड़ा है? मेथिल। तो ये 2 नंबर में CH3 जोड़ दिए, इस नंबर में CH3 जोड़ दिए, तो ये मेथिल कहला गया। ठीक है? इस तरह से सूत्र बनाना है। अब देखो यहाँ पर इसका संरचना सूत्र देखो, ये 4 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? CH3। फिर यहाँ पर देखो ये 3 में क्या है? हाँ, और ऊपर ऊपर लाइन खींच दिए, माने इसमें CH3 किनारे पर सबसे स्वतंत्र सतह पर क्या होता है? CH3। फिर ये 2 नंबर में भी नीचे बना दिए। यहाँ कुछ लिखें क्या? CH वाले हमको लिखना ही नहीं है। यहाँ पर क्या मानेंगे? CH3। फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये H हो गया, CHO का ये संकेत हो गया। C के लिए नहीं लिखना है। इस तरह से आपको ये संरचना बनाना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर है हेप्टेन 4 ओन, है ना? तो ओन जो होता है वो एसीटोन कीटोन की श्रेणी में आता है। तो हेप्टोन का मतलब कितने कितने कार्बन? 7। पेंटेन का मतलब 5। हेप्टोन का मतलब कितना हो गया? 7। तो देखो यहाँ पर पहले क्रम से लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन हो गए। अब इसमें नंबर डाला होगा किस कार्बन में हमको ओ जोड़ना है, ओन जोड़ना है। तो किस नंबर में जोड़ना है? 4। तो यहाँ देखो 4 नंबर में क्या जुड़ा है? ओ। ठीक है? तो अब इसको हमको सूत्र बनाना है। जहाँ-जहाँ सी है, वहाँ-वहाँ हमको कोना बनाना है और बाकी जगह लिख देना है। 7 नंबर फ्री है ना? माने यहाँ क्या मानोगे? CH3। फिर 6 नंबर में क्या हो गया? CH2। फिर यहाँ पर 5 नंबर में क्या हो गया? CH। फिर 4 नंबर में O जुड़ा है तो O जोड़ देंगे। फिर यहाँ ये कोने में 3 में क्या होगा? CH, ये कोने में इस तरह से ये इसका रेखा आबंध सूत्र कहला गया। ये क्या कहलाया? रेखा आबंध सूत्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर। यह एक स्थायी प्रभाव है, यह कैसा है? अस्थायी प्रभाव है। यह प्रभाव सिग्मा बंध इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। यह प्रभाव पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। आंशिक धनावेश तथा आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होता है प्रेरणिक प्रभाव में। पूर्ण धनावेश तथा पूर्ण ऋणावेश इसमें उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में। इसके कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसके कारण योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। अणु सदैव उपस्थित रहता है। यह प्रभाव अभिक्रिया के दौरान आक्रमणकारी समूह की उपस्थिति में ही उत्पन्न होता है। जब कोई समूह क्रिया करने आता है तब जो है ये प्रभाव आता है, इसलिए ये, है ना, स्थायी होता है। थोड़ा-सा भी देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, ये अलग-अलग पूछा है। इसके पहले हम इसमें अंतर देख चुके हैं, है ना? तो अंतर से ही नाभ इलेक्ट्रॉन स्नेही का सब इकट्ठा कर लोगे तो अंतर वाला से ही बन जाएगा। अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके हिसाब से अरेंज करने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही में हम इलेक्ट्रॉन स्नेही वाला इकट्ठा कर दें, नाभिक स्नेही में सब हम नाभिक स्नेही वाला इकट्ठा कर दें। यहाँ प्रश्न है, प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए निम्नलिखित प्रक्रमों सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो पहले देखते हैं क्रिस्टलन। वैसे क्रिस्टलन का मतलब होता है कि कोई द्रव अवस्था में हो, कोई चीज़ हो तो उसको ठोस में बदलना, एक तरह का क्रिया क्या कहलाता है? क्रिस्टलन कहलाता है। तो इसको कैसे करेंगे? क्रिस्टलन विधि समझते हैं। इस विधि में अशुद्ध यौगिक का शुद्ध क्रिस्टलों के रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है। यह किसी उचित विलायक में यौगिक तथा अशुद्ध की विलेयताओं के अंतर पर आधारित होता है। अशुद्ध यौगिक को किसी ऐसे विलायक में घोलते हैं जिससे यौगिक सामान्य ताप पर अल्प विलेय होता है, परंतु उच्च ताप पर यथेष्ट मात्रा में घुल जाता है। इसके पश्चात विलयन को इतना सांद्रित करते हैं कि वह लगभग संतृप्त हो जाए। विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टलीय हो जाता है। उदाहरण के लिए आयोडोफार्म है, अल्कोहल है, इनको भी क्या किया जाता है? क्रिस्टलन किया जा सकता है। लेते हैं। अब इसमें दूसरी क्रिया है आसवन। इसको समझिए। इस विधि में अशुद्ध द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलते हैं। पहला काम किस में बदलोगे? वाष्प में।
फिर वाष्प को क्या करेंगे, ठंडा करके किस में बदलते हैं, द्रव में बदलते हैं। यह विधि केवल ऐसे द्रवों के शोधन के लिए उपयुक्त है जो वायुमंडलीय दाब पर बिना अपघटित हुए उबलते हैं, जिनमें अवाष्पशील अशुद्धियां मिली होती हैं। ऐसे दो द्रव जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो, पृथक्करण के शोधन की इस विधि द्वारा कर सकते हैं। तो दो तरीके से है, जिसमें ठोस और द्रव का मिश्रण हो, उसको भी जो है आसवन कर सकते हो, ठोस प्लस क्या मिला हो, द्रव। जैसे मुझे दूध का पाउडर बनाना हो, तो मैं गरम करते जाऊं, तो पानी पानी उड़ता जाएगा, लास्ट में दूध का क्या बच जाएगा, पाउडर कण बच जाएगा। तो ये एक तरह की कौन सी विधि कहला गई, आसमन। जैसे मान के चलो आपने पानी में नमक शक्कर घोल दिया या नमक ही घोल दिया, आप सोचते हो मुझे नमक अलग करना है, तो क्या करोगे, पानी को भाप बनाओगे और उसको अलग कर दोगे, तो नमक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये विधि क्या कहला गई, आसमन कहला गई। तो ठोस और द्रव को, और द्रव को भी कर सकते हो। तो द्रव और द्रव का मतलब ये है कि मान के चलो कि आप जो है अल्कोहल मिला लिए हो और पानी मिला लिए हो। अल्कोहल जो है 73 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन जाता है, पानी कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनता है। यदि इस मिश्रण को हम गर्म करें 73 डिग्री सेल्सियस में, तो ये भाप बन के अल्कोहल उड़ जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा, पानी बच जाएगा। तो इस तरह से यदि हम उबाल करके किसी वाष्प को ठंडा करते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आसवन। तो देखो ये एनसीईआरटी बुक का 8.17 का अभ्यास वाला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। इसमें मुझे प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की व्याख्या करना है, देखना। ये Cl3 है, ये है क्लोरोएस्टिक अम्ल, ट्राई क्लोरोएस्टिक अम्ल। ये क्या है, दो हैं तो दो को क्या बोलते हैं, डाई, डाई क्लोरोएस्टिक अम्ल। और ये क्या है, क्लोरोएस्टिक अम्ल। ठीक है, तो इसको हमको जब आप प्रश्न पाओगे तो ये ऐसे कामा करके लिखे रहेंगे अंट संट, इसको जमा के लिखना है। जमाएंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, Cl3 वाले को, फिर क्या लिखेंगे, Cl2 वाले को, फिर क्या लिखेंगे, Cl। ये अम्लता का सही क्रम है, माने ये ट्राई क्लोरो वाला ज्यादा अम्लीय है, उससे कम अम्लीय ये है, और इससे कम अम्लीय ये है। इसका कारण क्या है कि इसका जो है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या हो जाता है, अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, अम्लता बढ़ती है। ठीक है, जितने क्लोरीन ज़्यादा होंगे वो उतना अम्लीय होगा, ये समझना है। इसके देखो, इसमें अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखो, इसमें CH3 कितनी बार है, 1 बार। इसमें CH3 कितनी बार है, 2 बार। इसमें CH3 कितना है, 3 बार। माने इसमें CH3 ग्रुप का यदि मान बढ़ता जाएगा तो इसकी अम्लता क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, तो क्यों हो गया, इसमें एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। माने CH3 जो है इसको धन प्रदान करने की कोशिश करता है, इसलिए धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहला गया। इसके कारण ये इनकी अम्लीयता का क्रम हो। देखो इसमें 8.18 वाला प्रश्न है, अभी आया था, क्रिस्टलीकरण क्या है, आसवन क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है। तो देखो क्रिस्टलीकरण में क्या लिखेंगे, घुलनशीलता के अंतर पर आधारित शोधन की विधि। जैसे फिटकरी का शोधन क्या कहलाएगा, ये क्रिस्टलीकरण कहला गया। ठीक है, फिर आसवन, क्वथनांक के अंतर पर आधारित पृथक्करण को हम क्या बोलेंगे, आसवन। जैसे जल और अल्कोहल के मिश्रण को अलग करना। फिर यह है क्रोमेटोग्राफी, तो ये विभिन्न पदार्थों की स्थिर व गतिशील अवस्था को अलग अलग गति से करना। जैसे स्याही के रंग की गति को पृथक करना क्या कहलाएगा, क्रोमेटोग्राफी कहलाएगा। अब एक ये वाला भी प्रश्न देख लेते हैं, नाइट्रोजन का आकलन की ड्यूमा विधि और ये जो है केंडल विधि को हमको समझाना है ना। केडाल होता है, जिडाल होता है, ऐसा भी लिख देते हैं, तो आपको देखना ड्यूमा विधि में क्या होता है, दहन से मुक्त नाइट्रोजन गैस की मात्रा मापी जाती है, तो ड्यूमन है ना। और यहाँ केंडल विधि है जो वो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को मापकर प्रतिशत ज्ञात किया जाता है, इस तरह से इसका उपयोग है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत समझाइए, भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, आप पीछे देखेंगे तो मिल जाएगा, इसमें क्या है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत विभिन्न पदार्थों की स्थिर अवस्था तथा गतिशील अवस्था में भिन्न भिन्न घुलनशीलता पर आधारित है। जो पदार्थ विलायक में अधिक घुलनशील होता है वह कागज पर अधिक दूरी पर तय करता है। जैसे मान के चलो मैं 3-4 रंगों के में एक कागज डालता हूँ, ठीक है, उस रंग को यदि बिलियन में डालें तो जो रंग ज़्यादा घुलेगा वो कागज में ज़्यादा दूर तक चला जाएगा,
और जो कम घुलेगा वो कहाँ रहेगा, पास में। इस तरह से हम रंगों को अलग कर सकते हैं। किसी ऐसा घोल है जिसमें 3-4 तरह के रंग हैं। अब उन रंगों को मुझे क्या करना है, अलग करना है। तो एक पेपर क्रोमैटोग्राफी, एक कागज़ लेते हैं। अब मान लो इसमें मैं एक काम कर दिया, ये मेरे पास घोल है रंगों का, इसमें मैं कागज़ डाला, ठीक है? तो कागज़ रंगीन होगा, पानी ऊपर चढ़ेगा, तो जो जल्दी चलेगा वो मान लो लाल रंग चढ़ा, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, लाल। ठीक है, नीला रंग उससे धीरे चलता है, तो ऊपर ना पहुँच पाएगा, यहाँ तक पहुँचा, तो ये भाग कितना हो गया? नीला। और मान के चलो अब पीला रंग है, तो पीला और गाढ़ा है, बहुत दूर तक नहीं जाता, तो यहाँ पर वो रंग हो जाएगा। इस तरह से इस कागज़ में रंगों को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, पेपर क्रोमैटोग्राफी। अब इस प्रश्न को देखो, निम्नलिखित कार्बधानायनों में कौन-सा सबसे अधिक स्थायी है? तो देखो, जिसमें ये CH3 कितनी बार है? 3 बार, माने तृतीयक कार्बन जो होता है वो अधिक स्थायी होगा यहाँ पर। ये ज़्यादा जुड़े हैं इनके साथ, एक ठो CH, ठीक है? ये कैसा हो जाएगा? अधिक स्थायी हो जाएगा, केवल ऑप्शन देख के आपको समझ जाना है। फिर देखो, कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण और शोधन की सर्वोत्तम तथा आधुनिकतम तकनीकी कौन-सी है? तो उसको क्या कहा जाता है? क्रोमैटोग्राफी। इस विधि से हम लोग अलग करते हैं। फिर आगे देखिए, निम्न अभिक्रिया को किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे? ये CH3 CH2I KOH एक्वस है, CH3 CH2OH और KOH है। तो ये एक तरह की कौन-सी विधि है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विधि। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं को तैयार करके देखना है, जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको लिख के देखना है।